राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। सिंघानिया विला के बाहर एक कार रुकती है। रॉकी जल्दी से कार से बाहर आकर आदित्य की साइड का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य अपनी शांत और ऑरा लिए कार से बाहर निकलता है और तेज कदमों से विला के अंदर जाता है। रॉकी भी उसके पीछे जाता है। दरवाजे तक पहुंचते ही रॉकी वहां पर रुककर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर जाकर देखता है तो हॉल पर सभी लोग परेशान से बैठे थे। उन सबको देखकर आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर सब इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि आदित्य को अरुणी देवी जब कॉल भी की थी तो उन्होंने सिर्फ जल्दी से जल्दी विला पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने काव्या के गायब होने की कोई बात नहीं कही थी। आदित्य सौरभ की तरफ देखकर उसके साथ आने का इशारा करता है तो सौरभ जल्दी से आदित्य के पास आता है। आदित्य सौरभ से, भाई ठीक है? सौरभ आदित्य को हाँ में सिर हिला देता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन? आदित्य लेकिन सुनकर उसे देखने लगता है। वहीं सौरभ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट आकर कहती है, सर आपको दादी बुला रही है। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य एक नज़र सौरभ को देखता है और अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य अरुणी देवी के कमरे में जाकर दरवाजे पर नॉक करता है तो अरुणी देवी उसे अंदर आने को कहती है। अंदर में अपनी दादी को परेशान देखकर आदित्य कहता है, क्या हुआ दादी, आपने मुझे इतना जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अरुणी देवी परेशानी से कहती है, काव्या गायब है। जैसे ही दादी ये कहती हैं वो हैरान हो जाता है और अचानक से उसके दिल में दर्द सा उठता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है, लेकिन वक्त रहते ही आदित्य अपनी परेशानी को छुप लेता है। वो पूछना तो चाहता था कि आखिर काव्या गायब कैसे हुई, लेकिन फिर उसके मुख पर पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह अपने जज्बात को इस तरह से जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह पूछ लेता है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद? अरुणी देवी आदित्य को देखकर, काव्य को हर किसी की खबर थी। कौन कब जाता है, कौन कब जागता है, कब सोता है, कब सिक्योरिटी टाइट नहीं होती, ये सब फ़ायदा का उठाते हुए वह घर से भाग गई। तभी बाहर से विशाखा जी आते हुए बोली, लेकिन माँ, काव्य इस तरह से यहाँ से क्यों भाग गई? अरुणी देवी कहती हैं, डर और पछतावा। अरुणी की बात सुनकर विशाखा और आदित्य हैरान रह जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती हैं, वह कवि ने मुझसे कहा था कि काव्या कभी भी अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे ही उसे अर्जुन की हालत के बारे में पता चला तो वह खुद को उसके हालत की जिम्मेदार मानने लगी और उसके कारण हमें और कोई तकलीफ ना मिले, इसी डर से पछतावा और इसी वजह से वो भाग गई। मुझे पता तो था कि काव्या ज़रूर ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये नहीं पता था। विशाखा यह सुनकर और परेशान हो जाती है और पूछती हैं, तो अब काव्या कहाँ पर है? अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर कहती हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। विशाखा जी थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, कहीं वह अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार के पास तो नहीं? अरुणी देवी झट से नकारते हुए कहती है, नहीं, काव्या का इस शहर में हमारे अलावा कोई भी जान पहचान नहीं है। जहाँ अरुणी देवी और विशाखा जी बातें कर रहे थे, वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा अपने फ़ोन पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को काव्या को ढूंढने का आदेश दे देता है। अरुणी देवी अपनी जगह से खड़े होकर कहती हैं, चलिए आदि। अरुणी देवी इतना बोलकर बाहर निकल जाती हैं। बाला उनके पीछे निकल जाता है। आदित्य विशाखा जी को बिना देखे बाहर चला जाता है। आदित्य बाहर आता है तो रॉकी भी उनके साथ चलने लगता है। अरुणी देवी एक गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। उसके पीछे की जीप पर बॉडीगार्ड भी जाते हैं। आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे भी एक जीप पीछा करते हुए निकल जाती है। अरुणी देवी गाड़ी में बैठ काफ़ी परेशान से वक्त को देखे जा रही थी। वहाँ अब सीट पर टेक कर बैठ जाती हैं और उन दिनों को याद करती है जब वह काव्या से पहली बार मिली थी। अरुणी देवी अपनी एक मीटिंग में व्यस्त थी, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर अरुणी देवी कॉल को रिसीव
नहीं करती और साइलेंट करके फ़ोन को सामने रखकर मीटिंग पर ध्यान देने लगती है। लेकिन फ़ोन साइलेंट में रहने के बावजूद बार बार बजे जा रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होते ही वह जैसे ही फ़ोन का लॉक ओपन करके देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। फ़ोन में पूरे के पूरे 30 मिस कॉल थे। अरुणी देवी जल्दी से उस नंबर पर डायल करती हैं। कुछ रिंग आने के बाद उधर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़, काफ़ी कष्ट भरी आवाज़ आती है। हेलो अरु। अरुणी देवी काफ़ी हैरानी से कहती है, कवि तू? कावेरी जो काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मुझे तेरी मदद चाहिए यार। अरुणी देवी कहती है, हाँ बोलना। उधर से कावेरी जी कहती है, ऐसे नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ आ जा। अरुणी देवी परेशानी से कहती है, क्या हुआ? तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना? कावेरी जी कहती है, तू आ तो सही। इस बार अरुणी जी कुछ नहीं कहती और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। अरुणी देवी और कावेरी जी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों की ही दोस्ती काफ़ी गहरी थी और दोनों एक दूसरे के इस कदर जुड़े हुए थे कि उनके परिवार में दोनों के दोस्ती की कस्में खाया करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद अरुणी देवी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाती है, जो कि शहर के सबसे बड़े खानदान से जाना जाता है, और कावेरी जी की शादी त्रिदेवी परिवार में हो जाती है, जो वह भी काफ़ी बड़ा खानदान से जाना जाता है। लेकिन दोनों ही शादी अलग अलग शहर में होती हैं, जिससे शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। दोनों की जब संतानें आती हैं तो उसके बाद तो उनका मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो गया। और आज पूरे 40 साल बाद कावेरी जी ने अरुणी जी को कॉल किया था। उससे अरुणी देवी को ये बहुत बुरा तो देवी जी को ये बात बुरा तो बहुत लगा है, लेकिन जब कावेरी जी की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो वह काफ़ी परेशान हो जाती हैं। परेशान होकर अरुणी देवी हॉस्पिटल पहुंचती है और कावेरी जी के कहने के मुताबिक वह एक वार्ड में जाती हैं। कमरे में बेड पर कावेरी जी काफ़ी बेजान सी लेटी हुई थी और उनके सामने बेड पर लगकर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके आंखों में बेतहाशा आंसू बह रहे थे। अरुणी देवी जल्दी से कावेरी जी के पास जाकर काफ़ी परेशान सी कहती हैं, ये सब कैसे हुआ कवि? और तू इतने सालों से कहाँ थी? कावेरी जी अरुणी देवी के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज भी तू वैसी ही की वैसी है, जरा भी नहीं बदली। सवाल ना देकर बात को बदलता देख अरुणी देवी थोड़ा गुस्से से में कहती हैं, अपनी ये बकवास बनकर और बता ये सब कैसा हुआ? अरुणी देवी को यूं गुस्सा करता देखकर कावेरी अपनी हालत के बारे में सब बता देती हैं और उसके बाद वह काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये मेरी पोती काव्या। काव्या का नाम लेने पर अरुणी देवी की नज़र काव्या पर ठहर जाती है, लेकिन काव्या अब भी नज़रें झुकाए रोए जा रही थी। कावेरी जी अरुणी देवी के हाथ को पकड़कर कहती हैं, मेरे पास कल तक का ही वक्त है, मुझे आखिरी बार अपनी पोती को सुहागन के रूप में देखना है। कावेरी जी की ऐसी बातें सुनकर अरुणी बिल्कुल हैरान से रह जाती है और उसे डांटते हुए, चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। कावेरी जी थोड़ा मुस्कुरा कर कहती हैं, अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस वादा कर कि तू मेरी पोती को सुहागन के रूप में मुझे दिखाएगी। उनकी बातें सुनकर अरुणी देवी काफ़ी दंग रह जाती है, जो कावेरी जी भी बहुत देख पा रही थी। अरुणी देवी काफ़ी सोचने के बाद कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी पोती की शादी अपने पोते से कराऊंगी। उनकी बात सुनकर कावेरी जी के दिल में एक सुकून सा मिलता है, लेकिन तभी अचानक चुप्पी धारण की हुई काव्या बोल पड़ती है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। कावेरी जी थोड़ा इमोशनल होकर कहती हैं, काव्या, आप मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगी? काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, लेकिन दादी। इतनी ही बोलती है कि कावेरी जी उससे मुंह फेर लेती हैं, तो काव्या सुर झुकाए रहती है, आप जैसा कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देखकर कावेरी जी अरुणी देवी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहती हैं, मुझे वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी पोती का ख्याल रखेगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत फिक्र होती है। वह खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है।
अगर उसे कभी लगा कि उसकी वजह से कोई तकलीफ में है तो वह खुद को उससे दूर कर लेती है। अवनी देवी कावेरी जी के हाथ पर अपने हाथ रख विश्वास दिलाते हुए कहती हैं, वादारा, मैं काव्या को ख्याल उसकी दादी बनकर रखूंगी। वहीं अरुणी देवी की बातें सुनकर कावेरी जी मुस्कुरा देती हैं। अरुणी देवी अपने दिए हुए वादे को याद करके प्रेजेंट टाइम अरुणी देवी अपने दिए गए वादे को याद करके बहुत देर तक गुम रही। उनकी गाड़ी शहर के हर जगह में घूमने लगी। अब तक पूरी रात हो चुकी थी, जिससे अरुणी जी काव्या के लिए और ज़्यादा परेशान होने लगी। एक जगह में अचानक आदित्य की कार अरुणी देवी के गाड़ी के बिल्कुल आगे खड़े हो जाती है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को रोकता है तो अरुणी देवी बाहर देखने लगती हैं। आदित्य अपनी कार से उतरकर अरुणी देवी के पास आकर कहता है, दादी, काफ़ी रात हो चुकी है, मैंने अपने गार्ड्स को हर जगह लगा दिया है, हमें घर चलना चाहिए। आदित्य को काव्य से ज़्यादा अपने दादी की फिक्र करता देख अरुणी देवी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि आदित्य अपनी दादी के सिवाय काव्या की फिक्र करे, लेकिन वह हाँ में सिर हिला देती है। उनके हाँ बोलते ही दोनों गाड़ियाँ फिर से सिंघानिया विला की तरफ मुड़ जाती हैं। विला पहुंचकर आदित्य कमरे में जाता है और पूरे कमरे को गौर से देखने लगता है। आज कमरा उसे बहुत खाली सा लग रहा था। काव्या के बिना सुना सा लग रहा था। आदित्य अपने कमरे में टंगी हुई काव्या और खुद की तस्वीर देखने लगता है, जिसमें दोनों ही बिल्कुल नाखुश से दिख रहे थे। आदित्य उस तस्वीर को देख दीवार से निकालकर अपने हाथों में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और दीवार को गौर से देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद वह काव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन उसका हाथ उस वक्त काफ़ी काँप रहा था। लेकिन अकेले में वह जैसे खुद के जज्बातों को काबू में नहीं रख पाता। क्या आदित्य ढूंढ पाएगा काव्या को? आखिर किसने किया था काव्या का किडनैप? क्या होगा जब आएगा काव्या के किडनैप करने वाले का शख्स सामने नाम? और आदित्य उस तस्वीर को देखकर कुछ सोचते हुए लैपटॉप ऑन करता है और सारे शहर का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। उसने रॉकी से कहकर शहर की सारी सीसीटीवी फुटेज को मंगवाया था। फुटेज देखते देखते रात के करीब 3 बज चुके थे। आदित्य को एक ऐसी फुटेज नहीं मिलती जहां काव्या दिख रही हो। आदित्य की आंखें अब हार मानने को कगार पर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वह लैपटॉप को साइड से रखकर सोफे पर लेट जाता है। सोफे पर लेटने पर उसके आंखों से जैसे नींद पूरी गायब सी हो जाती है। वह अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है, उसके आंखों के सामने काव्या का चेहरा उभरने लगता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद आदित्य की आंखें लग जाती हैं। 8 बजे के करीब आदित्य की आंख खुलती है। वह पूरे कमरे में अपनी नज़रें डालता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खोजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है वह जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है वह अब इस कमरे में से दूर चली गई है। वह पहले अपने फ़ोन को चेक करता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। रेडी होकर वह आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वह दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक सर्वेंट नाश्ता लिए खड़ी थी। आदित्य का नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह सर्वेंट को नाश्ता वापस ले जाने के लिए कहता है। आदित्य के मना करने पर सर्वेंट जैसे ही जाने को होती है, अरुणी देवी रोकते हुए बोली, रुको। अरुणी देवी की आवाज़ से सर्वेंट रुक जाती है। वह सर्वेंट को इशारे से नाश्ता कमरे में अंदर रखने के लिए कहती है तो सर्वेंट नाश्ता रखकर वहाँ से चली जाती है। आदित्य जल्दी से कहता है, दादी, हमें भूख नहीं है। अरुणी देवी उसे समझाते हुए कहती है, आदि, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाया करते। अगर नाश्ता कीजिए फिर हम निकलते हैं। आदित्य ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूसरी ओर काव्या खोई हुई अंदाज से सड़क पर चलती जा रही थी। ना उसे कोई मंजिल ना तलाश और ना ही किसी के साथ की। वह अपने होश में जैसे थी ही नहीं। उसके पैर जहाँ उसे ले जाते वह अपनी कदम बढ़ा देती। वह अपनी दर्दों को सिमटकर आदित्य से बहुत दूर जाने के ख्याल से अपना रास्ता तय किए जा रही थी। वह चलते चलते कहाँ पहुँच गई उसे कोई होश नहीं है, लेकिन अब भी उसके आदित्य के पहचान को दूर नहीं किया था। वह अब भी आदित्य के नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र
अपनी मांग में गले में पहने हुई थी। काव्या खुद में काफ़ी खोई हुई थी कि उसे यह तक नहीं दिखा कि रास्ता आगे बंद था। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था जिससे रास्ते को पूरा ब्लॉक किया गया था। काव्या धीरे धीरे उसी ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी वह गड्ढे के बहुत करीब पहुंच जाती है। वह गड्ढे गिरने ही वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अचानक ऐसी मूव से काव्या को कुछ समझ नहीं आता और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या को एक लड़के ने थामा हुआ था। वह लड़का जैसे काव्या को कुछ बोलने के लिए उसे देखता है तो देखता रह जाता है। काव्या की बंद आंखें, उसके गुलाबी होंठ, कान के नीचे एक तिल। लड़का काव्या की खूबसूरती में पूरी तरह से खो सा जाता है। काव्या को देखकर उसके दिल में अजीब सा एहसास जन्म ले लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र काव्या के मांग पर पड़ती है तो जैसे उसके दिल जुड़ने से पहले ही टूट सा जाता है। फिर उसकी नज़र काव्या के मंगलसूत्र पर जाती है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। काव्या अपनी पलकें धीरे धीरे खोलती है तो उसे वह लड़का दिखाई देता है। किसी अनजान लड़के के इतने पास खुद को देखकर काव्या जल्दी से दूर हो जाती है। काव्या के पूरे होने से वह लड़का थोड़ा मायूस सा हो जाता है। फिर भी वह लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है आ रही है तो आप मुझे दे सकती हैं। काव्या अजीब नज़रों से देखकर उस लड़के से कहती है, मतलब? वह लड़का गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप अगर इस गड्ढे में गिरती तो सीधे स्वर्ग के दर्शन कर लेती। काव्या झूठी मुस्कान लेकर कहती है, जिंदगी ने सब कुछ तो छीन लिया, अब आत्मा भी चली गई तो इस शरीर को मुक्ति मिल जाए। काव्या की ऐसी बात सुनकर लड़का कहता है, लगता है जीने की उम्मीद खत्म कर ली आपने। इस बार काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है तो लड़का बात को बदलते हुए कहता है, खैर छोड़िए, और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय, मैं प्रिंस राठौर। काव्या पहले उसे बड़े हुए हाथ को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर कहती है, काव्या, सिर्फ काव्या। सुनकर प्रिंस कहता है, काव्या और आगे? काव्या अब अपनी जगह से बढ़ते हुए कहती है, उसके आगे जिसने मुझे पहचान दी वो तो मुझे छोड़कर चले गए। अब अपने नाम के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं। प्रिंस काव्या के साथ कदम बढ़ाते हुए कहता है, आप चाहें तो मैं आपको एक पहचान दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर काव्या के कदम रुक से जाते हैं और वह असमंजस में प्रिंस को देखने लगती है। काव्या की नज़रों को भाप कर प्रिंस जल्दी से कहता है, एक दोस्त है की पहचान। काव्या फिर से अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, दोस्त बनाकर हमें रिश्ते बढ़ाने की बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन आपने हमारी जान बचाई। उसके नाते किस्मत ने अगर हमें दोबारा मिलाया तो हम आपके इस एहसान को, इस पहचान को कबूल लेंगे। प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, हमें उस पल का इंतज़ार रहेगा। काव्या फिर से रुककर एक नज़र प्रिंस को देखती है और अपने कदम बढ़ा देती है। प्रिंस भी काव्या के पीछे आकर कहता है, अगर आप चाहें तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर काव्या उसे देखने लगती है तो प्रिंस अपनी कार की तरफ इशारा करता है। काव्या उसे देखते हुए कहती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल होना चाहिए, लेकिन हमारी तो कोई मंजिल ही नहीं है। इतना बोलते ही वह वहाँ से चली जाती है और प्रिंस वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देखने लगता है। काव्या जो जाते हुए देख प्रिंस के मुंह से निकलता है, लेकिन हमें तो अपनी मंजिल मिल चुकी है। इतना बोलकर प्रिंस अपने बालों पर हाथ फेरता है। अब तक काव्या उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। वह मुड़कर अपने कार की तरफ जाता है। वह कार का डोर को खोलकर अंदर बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, अगर पसंद आ गई है तो उसे उठा लें क्या? प्रिंस चिढ़ते हुए कहता है, क्या दी, सबको आपके जैसा समझ रखा है क्या आपने? सबको आपके जैसा समझ रखा है क्या आपने? वह लड़की कहती है, छोटे, अगर पसंद आ गई हो तो उसे अपने पास ही रखा करो। प्रिंस मुंह बनाते हुए कहता है, इसी डर से आपके प्यार ने शादी कर ली? वह लड़की थोड़ा सख्त होकर कहती है, शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं उसकी शादी को तोड़कर उसे अपना बनाकर रहूँगी। प्रिंस उसे समझाते हुए कहता है, दी, प्यार किसी का पाने ही नहीं,
होता है, कभी कभी किसी को खोने भी प्यार होता है। वह लड़की टॉन्ट मारते हुए कहती है, हाँ, प्यार तो दूर के में खड़े होकर उसे जाते हुए देखना होता है, क्यों? फिर आगे प्रिंस को समझाते हुए कहती है, अगर प्यार तुम्हारे पास ही ना हो तो उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जिससे तुम प्यार करते हो उसे अपने पास रखो, चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती से। प्रिंस कहता है, मतलब ये अगर प्यार होता तो वो कोई प्यार की परिभाषा नहीं बल्कि एक मतलब ही है, और जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। प्रिंस की बातों को सुनकर वह लड़की इरिटेट होकर कहती है, बस करिए प्यार की पट्टी पढ़ना और पढ़ाना, ये सब ना तू उस लड़की को जाकर सुनाना, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। चल गाड़ी चला, हमें घर भी जाना है। प्रिंस उस लड़की को देखकर अपने मन ही मन कहता है, दी अभी तो आपको ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ये कहेंगे। प्रिंस अपने मन की बातों में खोया ही हुआ था कि वह लड़की उसके सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो छोटे, अब कहाँ खो गए? प्रिंस ना में सिर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करता है और एक नियत रफ्तार से कार वहाँ से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद काव्या एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी की ऊंचाई पर काव्या बैठ जाती है। नदी इस तरह से था कि ढलान से नीचे उतरकर ही नदी पहुंचता। ढलान के एक साइड नदी तो दूसरी साइड बहुत सी खूबसूरत सा मैदान था। मैदान में हरी घास बिल्कुल चादर की तरह बिछी हुई थी। बिल्कुल साफ सुथरा और अलग अलग तरह के फूल भी थे जो जमीन से सटकर लगे हुए थे। फूल भी बिल्कुल इस तरह से लग रहे थे जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को खुद सजाया हो, लेकिन यह फूल बिल्कुल नॉर्मल थे। फूलों से काफ़ी अच्छी सुगंध उस मैदान पर बिखर रही थी। अब तक थोड़ी शाम होने वाली थी, जिससे सूरज की काफ़ी हल्की किरणें काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी। काव्या एकटक बहते हुए पानी को देख रही थी। भले ही नदी थोड़ी नीचे थी, लेकिन उसके बहते पानी बहुत अच्छे से दिख रहे। नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ होने के कारण नीचे तक की जगह दिख रही थी और तैरती हुई मछलियाँ भी दिख रही थी। काव्या को वो सब देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। वह याद तो सबको किए जा रही थी। भले ही काव्या सिंघानिया विला में ज़्यादा दिन नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से जुड़ चुकी थी। काव्या जब घर छोड़ने की सोच रही थी तब उसे छोड़कर तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और वहाँ से भागकर आ गई। अभी काव्या के पास कोई पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वह इस शहर में कहीं जा भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने काफ़ी ध्यान दिया कि वह किसी कैमरे में ना आ जाए, क्योंकि उसे सिंघानिया परिवार के पावर का अंदाज़ा काफ़ी पहले से हो चुका था। वह लौटकर फिर से उनकी ज़िंदगी में अपने कारण खतरे बिल्कुल भी डालना नहीं चाहती थी। वह अकेली कुदरत की बनावट को देखकर अपने दर्द तकलीफ को याद ही कर रही थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, काव्या। जैसे ही वह खुद के नाम को सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है। काव्या से 4-5 कदम की दूरी पर अवनी देवी के साथ आदित्य और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। जैसे ही काव्या उनको देखती है अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अवनी देवी काफ़ी प्यार से बुलाती है, काव्या इधर आइए। अवनी देवी के बुलाने पर काव्या उल्टे कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ वापस। इतना बोलते ही काव्या पीछे मुड़कर भाग जाती है। उसे भागता देखकर सारे बॉडीगार्ड्स जाने वाले होते हैं कि उन्हें अवनी देवी की सख्त आवाज़ अपने कानों में पड़ती है, रुक जाओ सब। और अवनी देवी की सख्त आवाज़ सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स के कदम अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। अवनी देवी के ऐसे रोकने पर आदित्य को भी कुछ समझ नहीं आता, तो वह काफ़ी असमंजस में अपनी दादी को देखने लगता है। अवनी देवी थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती हैं, आदि आप काव्या को लेकर आइए, हम घर पर आप दोनों का आने का इंतज़ार करेंगे। इतना बोलकर सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ जाने का इशारा करती है और खुद गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। इस वक्त वहाँ पर रॉकी के सिवा कोई नहीं था।
आदित्य रॉकी को एक नज़र देखकर कार में बैठने के लिए कहता है और खुद काव्या के पीछे चला जाता है। काव्या वापस जाने के ख्याल से डर कर बस बहुत दूर भागना चाहती थी। वे अपनी साड़ी को संभालते हुए बहुत तेजी से भागे जा रही थी। वह जब से भाग रही थी तब से उसने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा था। काव्या भागते भागते काफ़ी ज़्यादा हाँफ गई। वह नदी भी उसके साथ ही भागे जा रही थी। मैदान भी इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या को इस तरह से भागता देखकर आदित्य भी उसके पीछे भागने लगता है। आदित्य के कदम काव्या से काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, जिसके वजह से वो आसानी से काफ़ी करीब पहुंच जाता है। अचानक से काव्या पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य को अपने पास आता देखकर काव्या और तेजी से भागने लगती है। काव्या की तेजी को देखते हुए आदित्य भी अपनी तेजी को बढ़ा देता है। चंद पलों में काव्या आदित्य के एक कदम की दूरी पर होती है। वह झट से काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है। आदित्य के ऐसी अचानक खींचने से काव्या संभल नहीं पाती और सीधे उसके सीने से जाकर टकरा जाती है। काव्या और आदित्य दोनों के ही कदम तेजी होने की वजह से आदित्य जब काव्या से अचानक पकड़ता है तो खुद भी संभल नहीं पाता। ना संभलने की वजह से आदित्य काव्या नीचे गिर जाते हैं और क्योंकि वह जगह ढलान थी तो वह दोनों लुढ़कने लगते हैं और इस वक्त आदित्य का एक हाथ काव्या के कमर पे और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था। उसने काव्या के सर के पीछे हाथ गिरने के बाद रखा ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। काव्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और आदित्य के शर्ट को दोनों हाथों से कस के पकड़ ली हुई थी। दोनों काफ़ी देर तक लुढ़कते रहे और फिर एक जगह पर ठहर जाते हैं। दोनों इस कदर ठहर गए कि काव्या नीचे और आदित्य उसके ऊपर। रुकने की वजह से काव्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य उसके बहुत करीब होता है। काव्या और आदित्य की नाक इस वक्त टच हो रही थी। काव्या आदित्य की आंखों में बिल्कुल खो सी गई। उसे याद ही नहीं रहा वह जिसे आंखों में खोई हुई है उससे वह कुछ देर पहले भाग रही थी। आदित्य का भी ऐसा ही हाल था। वह भी काव्या की आंखों में बिल्कुल डूब सा गया। दोनों की ही सांसें बहुत तेज थी और एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। आदित्य और काव्या अपने पलों में इस कदर खो गए जैसे उनका वक्त वहीं ठहर गया हो। चारों तरफ का माहौल भी उनके नज़दीकी का साथ दे रहा था। फूल जैसे उन दोनों को मुस्कुराए जा रहे थे। नदी के बहते पानी की आवाज़ जैसे दोनों के लिए एक गीत गा रही थी। सूरज की डूबती किरणें उन पर पकड़ एक अलग ही एहसास दे रही थी। काव्या को जब एहसास होता है कि आदित्य उसके कितने करीब है, उसकी धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं और जोरों से शोर करने लगती हैं। आदित्य की धड़कनें भी काव्या के साथ देते हुए शोर के साथ देने लगती हैं। वहाँ पर चारों तरफ दूर दूर कोई इंसान नहीं था। कोई था तो वो थे आदित्य और काव्या, जो अपने में ही बिल्कुल गुम से गए थे। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद आदित्य के हाथ जो काव्या के कमर पर कसी गई थी वो धीरे धीरे ढीली हो जाती है। आदित्य अपनी पकड़ से काव्या को आज़ाद कर वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। काव्या भी जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और अपने हाथ से थोड़ा साफ करने लगती है, लेकिन गिरने की वजह से कुछ सूखी घास उसकी साड़ी में लग गई थी। इतने करते ही काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर से भागने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगती है। लेकिन वह एक कदम भी बढ़ा पाए उससे पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे काव्या फिर से आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन काव्या एक भी कदम नहीं बढ़ाती। यह एहसास होते ही आदित्य काव्या को देखता है, जो उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। उसकी ऐसी कोशिश देखकर आदित्य उससे थोड़ा पास आता है और अपने बाहों में उठा लेता है। आदित्य की ऐसी हरकत देखकर काव्या दंग रह जाती है। काव्या आदित्य के सीने पर मारते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़िए मुझे। वहीं आदित्य काव्या की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। काफ़ी देर तक मारने के बाद जब आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता तो काव्या अपने हाथों को रोक लेती है और अपने हाथ आदित्य के गर्दन से लपेट लेती है और बड़े गौर से उसे देखने लगती है, क्योंकि अब तक काव्या को भी समझ आ गया था
कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। आदित्य सामने देखकर काफ़ी शान से चल रहा था। कुछ पल में दोनों ने कार के सामने पहुंच गए थे तो रॉकी उन्हें देखकर जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कार में एक साइड का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही आदित्य काव्या को कार में बिठाता है और काव्या आदित्य के बाहों से हटते ही सीट की तरफ घुसने लगती है। आदित्य को समझ आ जाता है कि काव्या फिर से भागने की कोशिश करने वाली है, इसलिए वह भी उसी साइड से कार में बैठ जाता है और इधर काव्या दरवाजे को खोलने ही वाली होती है कि आदित्य उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आदित्य की खींचते ही काव्या उसे घूर कर देखने लगती है और गुस्से से कहती है, आपको समझ नहीं आता? मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। आदित्य काव्या के ऐसे छोड़ने की बात सुनकर झट से उसे कसकर गले लगा लेता है। काव्या तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। काव्या की भी आदित्य से यूं गले लगाना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे डाइवोर्स की बात याद आती है वह आदित्य से छूटने लगती है। काव्या उसे यूं छूटता देखकर आदित्य और कसकर उसे जकड़ लेता है। इस बार काव्या हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में काव्या भी अपनी कोशिश बंद कर लेती है। आदित्य अब भी काव्या से गले लगे हुए थी और कार चले जा रही थी। आदित्य को जब याद आता है कि काव्या उसकी नहीं अर्जुन की है, वह झट से काव्या को छोड़ देता है और काव्या से दूर हटकर बाहर देखने लगता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या थोड़ा चौंक जाती है और वह आदित्य को देखने लगती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। काव्या भी थोड़ा खिसक कर बाहर देखने लगती है। आदित्य ने अब तक अपनी दादी को खा नहीं माना था। उनका दिमाग उसे ये मानने को तैयार नहीं था कि काव्या उसकी है। आदित्य की नज़र में काव्या अब भी अर्जुन की थी। थोड़ी देर बाद वह सिंघानिया विला के बाहर रुकती है कार। आदित्य कार से बाहर आकर काव्या के साइड चला जाता है। काव्या भुचे मन से कार से बाहर आती है। दोनों विला के अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, अनुराग काव्या को झट से अपने गले लगा लेता है और कहता है, भाभी आप कहाँ चली गई थी? अनुराग के ऐसे करने और कहने पर काव्या बुत बनकर खड़ी हो जाती है। वह सामने देखती है तो सारा परिवार उसे ही देख रहा होता है। अनुराग काव्या से अलग होकर काव्या को हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अब विशाखा जी काव्या के पास आकर उसे गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, काव्या आप ठीक तो है ना? काव्या उनके हाथों को झटकते हुए गुस्से से कहती है, मत कीजिए मुझसे इतना प्यार, मैं आप सभी के लिए सिर्फ एक खतरा हूँ। काव्या के ऐसे कहने से सभी लोग चौंक जाते हैं। सबको इसे हैरानी से देखने लगते हैं। आज काव्या अपने दिल में छुपी दर्द को बाहर निकाल रही थी। अरुणी देवी आगे आकर कहती हैं, काव्या अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, आप काफ़ी थक गई होंगी। काव्या अरुणी देवी के हैरानी से देखती है और आगे कहती है, आप समझती क्यों नहीं है? मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ सिर्फ सर्वनाश होता है और कुछ नहीं। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते ही हुए कहती है, मेरी वजह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। और फिर दादी, फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, और आपके बड़े बेटे अर्जुन की हालत भी तो सिर्फ मेरी वजह से हुई है, आपने देखा नहीं? तब से मैंने आपके घर में कदम रखा है तब से आपको सिर्फ दर्द ही मिला है। फिर थोड़ा रुककर अरुणी देवी को देखते हुए कहती है, दादी की तो आखिरी इच्छा यही थी ना कि मैं उनके सामने सुहाग के रूप में जाऊं। उनकी इच्छा तो अब पूरी हो चुकी है, तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? क्यों अपने परिवार को खतरे में डालना चाहती है? ऐसे ही रोते रोते काव्या फर्श पर बैठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, चले जाने दीजिए मुझे यहाँ से, मैं आपके लिए खतरे के सिवा कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ खतरा हूँ। इतना बोलते बोलते काव्या बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। काव्या को ऐसे देखकर सभी के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। भले ही काव्या किसी भी रीज़न से इस परिवार से जुड़ी, लेकिन अब सभी उसे दिल से जोड़ चुके थे। अनुराग तो काफ़ी ज़्यादा काव्या से जुड़ चुका था। अपनी माँ के समान ही वह काव्या को समझता था।
काव्या के फर्श पर गिरते ही अनुराग दौड़कर काव्या के पास जाता है और फर्श पर बैठकर काव्या को पकड़ लेता है। सौरभ भी काव्या के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। सौरभ सबकी तरफ देखते हुए कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है और शायद कल से भाभी ने कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से वह बहुत वीक हो गई है। अरुणी देवी आदित्य से कहती है, आदि आप काव्या को लेकर कमरे में जाइए। आदित्य अरुणी देवी के कहते ही अपनी जगह से बढ़कर काव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। सभी लोग काव्या को ही देख रहे थे। तभी अचानक पृथ्वीराज कहते हैं, माँ, काव्या ये क्या कह रही थी? उसकी वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई। अरुणी देवी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। काव्या ने मुझे बताया था उसके घर पर अचानक हमला हो गया था और किसी ने काव्या के माता पिता को मार दिया। उस वक्त काव्या मंदिर गई हुई थी और काव्या घर पर अपने माँ बाप के साथ थी। काव्या ने उन लोगों को अपने माँ बाप को मारते हुए देखा था। थोड़ा इमोशनल हो गया था बाद में, तो अच्छा है सीरीज़। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।